सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज, और आज के हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें दो शब्दों का मेल है, एक तो यूरोप और दूसरा है राष्ट्रवाद। यूरोप एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप में किस देश में राष्ट्रवाद की जो है भावना की अभिव्यक्ति हुई, और राष्ट्रवाद दूसरा जो शब्द है उस राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो साधारण शब्दों में हम बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है या अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से देश के प्रति जो है प्रेम को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरोप के बारे में। तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए या सभी को ये पता होना चाहिए कि यूरोप है क्या। तो यूरोप एक महाद्वीप है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 महाद्वीप इस समय हैं। तो यूरोप जो है महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको यूरोप ऐसा दिखाई देगा, और इसी में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं। जैसे हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण देश हैं। तो इस महाद्वीप में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फ्रांस के बारे में। और फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति प्रथम अभिव्यक्ति माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी कोई अभिव्यक्ति वगैरह नहीं हुई हो, लेकिन अगर हम देखेंगे तो फ्रांस से पहले भी इंग्लैंड में 1688 की शानदार क्रांति और अमेरिका की 1776 की स्वतंत्रता संग्राम की भी घटना हुई थी, लेकिन ज़्यादातर यूरोप में या विश्व में प्रभाव पड़ा वो पड़ा फ्रांस की क्रांति के कारण। तो हम आज इसी को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रांस की जो क्रांति है उस समय जब सबसे पहले यूरोप की जो क्रांति हुई फ्रांस में, तो वो हुई थी सबसे पहले 1789 में, और उस समय माना जाता है कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति माना जाता है। और इसके साथ साथ उस समय फ्रांस पर जो शासन था वो था लुई 16वें का, और उस समय फ्रांस के जो संपूर्ण भाग पर उसका अधिकार था, और लुई 16वां निरंकुश राजा का दर्जा उसको प्राप्त था। क्यों था इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम को काफ़ी प्रभावित किया था। इसका अर्थ ये है कि वो सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी उस घटना का यानी कि फ्रांस की क्रांति का पूरे विश्व में काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया था। इस कारण से विश्व में प्रथम बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस घटना को माना जाता है, तो वो फ्रांस की क्रांति थी। और कहाँ से शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति से ही, अर्थात फ्रांस से। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के हम कारणों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का अर्थ ये है कि भाई फ्रांस का जो समाज था वो उसका बंटवारा काफ़ी दोषपूर्ण था। उसमें पूरा का पूरा समाज 2 भागों में विभाजित था, एक कुलीन वर्ग और एक निम्न वर्ग। और इसके बाद में कुछ समय बाद हालांकि मध्यम वर्ग की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन जिस समय फ्रांस की क्रांति की नींव पड़ी उस समय 2 भागों में विभाजित था समाज। एक उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, जबकि निम्न वर्ग जिसको कृषक वर्ग कहा जाता था। तो इनमें जो लोग आते थे तो कुलीन लोग में ज़्यादातर पादरी, अमीर लोग या राजा के जो महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग आते थे और उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ में जो निम्न वर्ग थे उन निम्न वर्ग में किसान, मजदूर और कारीगर तथा छोटे व्यापारी शामिल थे। और सबसे दोषपूर्ण चीज़ ये थी कि जिन लोगों के पास अधिक संसाधन थे उनको कर भी नहीं चुकाना पड़ता था, और सारे के जो सारे टैक्स थे वो गरीब लोग चुकाते थे, अर्थात किसान, मजदूर, कारीगर और छोटे व्यापारी टैक्स भी उन्हीं को देना पड़ता था। इस कारण फ्रांस की क्रांति की सामाजिक कारणों की शुरुआत हुई। दूसरा हम बात करते हैं कि राजनीतिक कारण। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय शासक लुई 16वां था,
और लुई 16वें को माना जाता है कि निरंकुश, बुद्धिहीन और अपने दायित्व या अपने कर्तव्यों के प्रति उदास रहने वाला था, और अपने चहेते को ही उसने पद या ओहदे दिए हुए थे, और जिसके कारण शासन व्यवस्था जो है काफ़ी चरमराई हुई थी या दुरुस्त नहीं थी। और सरकारी खजाने को जो सरकारी खजाने का पैसा था उसको पानी की तरह बहाया गया था, और एक अनुमान के तौर पर हम बात करें तो 15,000 से अधिक ऐसे अधिकारी थे जो राजा और रानी की जी हजूरी में ही लगे हुए थे। तो यानी कि फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी चरमराई हुई थी। तीसरा हम बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। सबसे पहले कि जो 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने उस समय, अमेरिका की जो 13 उपनिवेश जो है स्वतंत्र होने के प्रयास कर रहे थे, तो उस समय फ्रांस ने उनकी आर्थिक मदद की थी, जिसके कारण उन पर काफ़ी आर्थिक बोझ बढ़ गया था। दूसरा ये थे सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे थे, यानी कि राजा ने जिनसे पैसा लिया था कर्ज के रूप में वो 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। तो बहुत बड़ा जनता के इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा था वो एक ब्याज के रूप में ही चला जाता था। और तीसरा था कि राजमहल में भी काफ़ी फिजूल खर्ची की जा रही थी, जिससे देश की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। चार जो कारण है वो है कि भाई प्रशासन का रवैया लचर था, जिसमें भ्रष्टाचार और जमाखोरी अधिक थी। प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और एक और महत्वपूर्ण कारण है दार्शनिकों का योगदान। उस समय आपको पता है कि बहुत सारे दार्शनिकों के विचार का फ्रांस की जनता पर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके माध्यम से उसने क्या किया था कि राजा के देवीय अधिकारों पर प्रहार किया था। कहने का अर्थ ये थे कि जो राजा के, ये माना जाता है कि राजा के जो अधिकार हैं वो देवीय हैं, यानी कि राजा एक देवता के समान है, उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून है, उसका उन्होंने विरोध किया था। और जॉन लॉक ने उस समय टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के जो देवीय और निरंकुश अधिकारी थे उनका भी उन्होंने विरोध किया था, खंडन किया था। तीसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच विभाजन की बात कही थी। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय जो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ये सारा का सारा लुई 16वें के पास ही था। उन्होंने कहा कि भाई शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे प्रशासन में सुधार लाया जा सके। चौथे जो वोल्टेयर ने कहा कि भाई वो जितने भी धार्मिक आबंडर उस समय चर्च के थे, पादरियों के थे, और उसके कारण जो भ्रष्टाचार शामिल था, तो उसका उन्होंने विरोध उस समय किया था। तो ये फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण ऐसे कारण थे। लेकिन अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारण का कि भाई उस समय तात्कालिक कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का। तो फ्रांस के राजा ने जो कि उस समय लुई 16वां था, उन्होंने क्या किया कि भाई जो कर बढ़ाने के लिए एक जनरल स्टेट की जो मीटिंग होती है उसमें उसकी अनुमति लेनी होती है। और इसके साथ इस बैठक में जो हुई वो 5 मई 1789 को बैठक बुलाई गई थी। और दूसरे स्टेट ने भी इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधित्व भेजना, और तीसरे ने इसमें 600 प्रतिनिधित्व भेजने की बात हुई थी। तो कि यानी कि पहला उस समय तक जब 5 मई 1789 तक फ्रांस की क्रांति के 3 महत्वपूर्ण समाज के भाग थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड को 300 सदस्य भेजने का जनरल जो स्टेट हुआ था मीटिंग में अधिकार था उनको, जबकि तीसरे को 600 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। और लेकिन अब थोड़ा सा दोषपूर्ण ये भी था, हालांकि अब
संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 300 दोनों को था, और तीसरे प्रतिनिधित्व जो है तीसरे स्टेट था उसको 600 भेजने का अधिकार था। लेकिन इन दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, इनको वोट की वैल्यू इनसे ज़्यादा थी, यानी कि इनकी वोट की वैल्यू 2 थी और इनकी वोट की वैल्यू 1 ही थी। तो इस कारण से काफ़ी डिफरेंस था, और उसकी इस बात को अस्वीकार करने के कारण जो है बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। अतः 20 जून 1789 को वर्साई के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित कर दिया। फ्रांस की क्रांति का बिगुल बज गया। तो साधारण शब्दों में हम बात करें कि राजा ने जनता के ऊपर और टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में भी सभी प्रतिनिधित्वों ने इस बात का विरोध किया था कि जनता के ऊपर और टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे, और थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। तो फ्रांस की क्रांति के जो उस समय लुई 16वें का जो शासन था उसका अंत हो गया, और 1793 में उसको आखिरकार फांसी दे दी गई, और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, और राजा की निरंकुशता का अंत हो गया जो लुई 16वां के समय स्थापित था। शासन की बागडोर अब जनता के हाथ में थी। करों का उचित बंटवारा किया गया जो पहले दोषपूर्ण था, और यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। नए संविधान की व्यवस्था की गई, और पादरियों का प्रभाव जो है काफ़ी कम हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का न केवल यूरोप में बल्कि पूरे देश में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो आज हमने डिस्कस किया कि भाई फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम क्या हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।